17 नवंबर 1906 को जापान के हामामात्सु के कोम्यो गांव में जन्मे सोइचिरो होंडा अपने माता पिता की पहली संतान थे। उनके पिता गिहेई होंडा एक दक्ष लोहार थे, किंतु नवीन कार्यों के प्रति रोमांच और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की चेष्टा में वे लोहारी के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी अपने हाथ आजमाया करते थे। उनकी पत्नी मीका होंडा बुनाई कर परिवार चलाने में उनकी मदद किया करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, किंतु जीवन संतोषप्रद था। उन दिनों जापान में आवागमन के साधन के तौर पर साइकिल का प्रचलन बढ़ने लगा था। अपनी किस्मत आजमाने के लिए गिहोई होंडा ने भी गांव में साइकिल की एक छोटी सी दुकान खोल ली। वे बिगड़ी हुई साइकिलें कम दाम पर खरीद कर लाते और उनकी मरम्मत कर बेचा करते थे। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान में साइकिल खरीदने आने लगे और उनकी दुकान चल निकली। सोइचिरो होंडा बचपन से ही अपने पिता के कार्यों में उनका हाथ बटाया करते थे, फिर चाहे वो गढ़ाई हो या साइकिल रिपेयरिंग। कार्य के प्रति रोमांच, सीखने की ललक और फिर पूर्ण अनुशासन व तन्मयता के साथ कार्य में जुट जाने का गुण होंडा को अपने पिता से ही विरासत में प्राप्त हुआ था। पिता की साइकिल की दुकान में उन्हें अपनी इंजीनियरिंग कला को निखारने का सुअवसर भी प्राप्त हो गया था। वे भांति भांति के प्रयोगों द्वारा अपनी कला को निखारने का प्रयास किया करते थे। 5 से 6 वर्ष के होने तक होंडा ने कार नहीं देखी थी। एक बार एक व्यक्ति उनके गांव में फोर्ड मॉडल टी कार लेकर आया। पहली बार कार देख रहे होंडा जिज्ञासावश जैसे ही उसे छूने उसके करीब पहुंचे, धुएं का गुबार छोड़ते हुए वह चल पड़ी। धूल धूसरित होंडा तब तक उसके पीछे दौड़ते रहे जब तक वह उनकी नजरों से ओझल न हो गई। गैसोलीन की वह गंध उनके रोम रोम में बस गई थी। उस पल उन्होंने खुली आंखों से एक सपना देखा, सड़कों पर फर्राटे से दौड़ने वाली कार बनाने का, और यह उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। होंडा ने फ्यूतामाता सीनियर एलिमेंट्री स्कूल में 8 जमात तक की पढ़ाई में कमजोर थे, इसलिए कक्षा में पिछली बेंच पर बैठा करते थे ताकि शिक्षकों की नजरों से बच सके। जब वे 15 वर्ष के हुए तो एक दिन अखबार में सहायक के पद के लिए टोक्यो की 8 शोकाई ऑटो रिपेयर शॉप के एक विज्ञापन पर उनकी नजर पड़ी। विज्ञापन पढ़कर उन्हें महसूस हुआ कि उनके सपनों को दिशा देने का मार्ग यहीं से होकर गुजरता है, और वे अपनी पढ़ाई, परिवार तथा गांव छोड़कर चले गए। टोक्यो पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि 8 शोकाई ऑटो रिपेयर शॉप में अब मात्र साफ सफाई कर्मचारी की जगह ही शेष है। साफ सफाई करते हुए रिपेयरिंग सीखने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, इस आशा में वे वहीं रुककर साफ सफाई का काम करने लगे। वे छुप छुप कर मैकेनिकों को कार की रिपेयरिंग करते हुए देखा करते थे, और जब कोई आसपास न हो तब कार को नजदीक से जाकर छूकर देखा करते थे। कई महीनों तक वे उस दिन का इंतजार करते रहे जब उन्हें रिपेयरिंग कार्य सीखने का अवसर प्राप्त होगा, किंतु वर्कशॉप के मालिक शिनिची साकीहारा रिपेयरिंग के बारे में सिखाना तो दूर, उन्हें कार के समीप भी जाने नहीं देते थे। समय गुजरने के साथ होंडा की उम्मीदें टूटने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि जिस आशा से वे अपनी पढ़ाई, परिवार और गांव छोड़कर टोक्यो आए हैं, वह कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। वे अन्यत्र काम की तलाश में जाने के बारे में सोचने लगे। फिर एक दिन उनके दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि अब तक अपने काम से वे मालिक को प्रभावित न कर पाए हों, क्यों न कुछ समय यहीं रुककर अधिक मेहनत से काम किया जाए ताकि मालिक की उनके काम पर दृष्टि पड़े और वे उन्हें रिपेयरिंग का काम सिखाने राजी हो जाएं। इस सोच के साथ उन्होंने अन्यत्र जाने का विचार त्याग दिया। दूसरे दिन से वे वर्कशॉप की फर्श को और अधिक चमकाने लगे तथा ऑटो शॉप को और अधिक साफ सुथरा रखने लगे। आखिरकार उनकी मेहनत और लगन पर ऑटो शॉप के मालिक साकीहारा की दृष्टि पड़ ही गई और वह उन्हें रिपेयरिंग का प्रशिक्षण प्रदान करने राजी हो गए। उस दौर में अधिकांश ऑटोमोबाइल व्यवसाय विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जाते थे।
इन कंपनियों का कारोबार संभालने के लिए दूसरे देशों में होस्ट हुआ करते थे। इस कारण आर्ट शोकाई ऑटो रिपेयर शॉप में सभी प्रकार की ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग के लिए आती थी, जिनकी रिपेयरिंग द्वारा उनके बारे में सीखने का अवसर होंडा को अवसर प्राप्त हुआ और वे इसमें माहिर होते चले गए। उनके मालिक ने उन्हें न सिर्फ ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की तकनीक का प्रशिक्षण दिया, बल्कि व्यवसाय संबंधी बारीकियों और ग्राहकों से डील करने के तरीकों की भी जानकारी दी। इस प्रकार आर्ट शोकाई ऑटो रिपेयर शॉप होंडा के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल साबित हुआ और शिनिची साकीहारा एक आदर्श गुरु, जिनकी छत्रछाया में लगभग 6 साल तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए होंडा कार्बोरेटर से लेकर ट्रांसमिशन तक ऑटोमोबाइल संबंधी हर बारीकियां सीखकर कार की रिपेयरिंग और डिजाइनिंग में निपुण हो गए। 1923 में टोक्यो में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई। आर्ट शोकाई ऑटो वर्कशॉप तहस-नहस हो गया, होंडा के सपने भी। भूकंप के उपरांत मैकेनिक पुनर्निवास में अपने परिवार की मदद करने गैराज का काम छोड़ अपने अपने गांव लौटने लगे और गैराजों में काम करने के लिए मैकेनिकों की कमी पड़ने लगी। होंडा अपने गांव वापस नहीं लौटे, बल्कि वहीं रुके रहे। जब साकीहारा ने आर्ट शोकाई वर्कशॉप के तहस-नहस होने के बाद एक अस्थायी वर्कशॉप का निर्माण किया, तो अन्य कोई विकल्प न देख होंडा को वहां का प्रमुख मैकेनिक बना दिया। वहां भूकंप में क्षतिग्रस्त कारों को रिपेयर कर बेचा जाता था। नए वर्कशॉप में साकीहारा ने अपने छोटे भाई होंडा व कुछ मैकेनिकों की टीम बनाकर रेसिंग कार की डिजाइनिंग प्रारंभ की। उनके द्वारा निर्मित पहली कार आर्ट डेमलर थी, जिसे सेकंड हैंड डेमलर इंजन से बनाया गया था। दूसरी कार कर्टिस थी, जिसमें अमेरिकन कर्टिस जेन्नी एक बाइप्लेन को अमेरिकन कार मिटशेल के चेसिस में फिट करके बनाया था। जब 1924 की जापान की मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार को उतारा गया, तो इस रेस में होंडा राइडिंग मैकेनिक के तौर पर शामिल हुए। उनकी टीम इस चैंपियनशिप की विजेता रही और इस जीत के साथ ही होंडा के मन में स्पोर्ट्स कार व मोटर रेसिंग के प्रति जुनून जाग गया। 1928 तक आर्ट शोकाई ऑटो रिपेयर शॉप जापान का मशहूर ऑटो रिपेयर शॉप बन गया था। तब तक होंडा भी अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके थे। साकीहारा उनसे बहुत प्रभावित थे। इसलिए जब व्यवसाय का विस्तार करते हुए उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने वर्कशॉप की शाखाएं खोली, तो उन्हें हमामत्सु मैनेजर बना दिया। वहां होंडा ने हर प्रकार की कार रिपेयर की और अच्छी आय अर्जित कर ली। एक कर्मचारी से प्रारंभ हुई यह शाखा प्रगति करते हुए 30 कर्मचारियों एस विस्तृत हो गई। सब कुछ अच्छा चलने लगा तो होंडा ने एक स्कूल शिक्षिका सची आय से विवाह कर लिया। अब उनका जीवन संतोषप्रद था। 1923 के भूकंप के बाद होंडा यह समझ चुके थे कि कार में मजबूत एवं टिकाऊ स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है। इस समस्या के निदान के लिए वे नए नए प्रयोगों और आविष्कारों में लग गए। उन्होंने लकड़ी के स्पोक के स्थान पर कास्ट आयरन के स्पोक का निर्माण किया। नेशनल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में प्रशंसा प्राप्त होने के उपरांत होंडा का आत्मविश्वास बढ़ गया और वे कास्ट आयरन स्पोक का दूसरे देशों में निर्यात करने लगे। मोटर रेसिंग कारों के प्रति होंडा की दीवानगी अब भी कम नहीं हुई थी। 1936 में जापान की पहली रेस तामागावा स्पीडवे पर वे हमामत्सु शाखा की बनी रेसिंग कार के साथ प्रतिभागी बने, किंतु दुर्भाग्य से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार में सवार उनके छोटे भाई और वे स्वयं चोटिल हो गए। इस दुर्भाग्य के उपरांत पत्नी के कहने पर उन्होंने कार रेसिंग में भाग लेना छोड़ दिया। होंडा मात्र कार रिपेयरिंग के कार्य से संतुष्ट नहीं थे। वे रेसिंग कार निर्माण की तरह ही कुछ नवीन रोमांच की तलाश में थे। उन्होंने पिस्टन रिंग का निर्माण करने का लक्ष्य अपने समक्ष रखा। वे टोयोटा कॉरपोरेशन में पिस्टन रिंग के मॉस सप्लायर बनना चाहते थे। उन्होंने हमामात्सु शाखा को पिस्टन रिंग निर्माण की एक पृथक कंपनी बनाने का विचार पूंजी निवेशकों के समक्ष रखा।
किंतु निवेशकों को अच्छी आय प्रदान कर रहे रिपेयरिंग कार्य को छोड़कर निर्माण के क्षेत्र में कूदने का निर्णय बचकाना प्रतीत हुआ। वे उनके विचार से सहमत नहीं हुए। होंडा के इरादे भी अटल थे। उन्होंने अपने एक परिचित सिचिरो काटो से मदद प्राप्त की और उन्हें प्रेसिडेंट बनाकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री प्रारंभ कर ली। दिन में वे 8 शोकाई में काम किया करते और रात में पिस्टन रिंग निर्माण के लिए प्रयोग किया करते थे। किंतु रात दिन की मेहनत के बाद भी वे पिस्टन रिंग का निर्माण करने में असमर्थ रहे। पिस्टन रिंग का कंपोजिशन उनकी मुख्य समस्या थी, जिसके निदान के लिए वे हमामात्सु टेक्निकल स्कूल के प्रोफेसर टाकाशी टिशिरा से मिले, जिन्होंने उन्हें मेटलर्जी सीखने की सलाह दी। होंडा भी जान चुके थे कि ज्ञान का अभाव ही उनके राह का रोड़ा है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमामात्सु टेक्निकल स्कूल में मेटलर्जी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला ले लिया। स्कूल के किशोरवय विद्यार्थी उन्हें देखकर हंसते और उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन होंडा इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए और ज्ञान अर्जन में लगे रहे। डिप्लोमा प्राप्त करने का भी उनका कोई इरादा नहीं था। वे परीक्षा में भी नहीं बैठे। आखिरकार उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिसके उपरांत 8 शोकाई हमामात्सु शाखा एक प्रशिक्षु के हवाले कर वे टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए, जहां पिस्टन रिंग का निर्माण कर उसके 55 सैंपल उन्होंने टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेजे, लेकिन मात्र 3 पिस्टन रिंग ही क्वालिटी टेस्ट पास कर सके। होंडा फिर असफल हो गए थे, पर हौसला बनाए रखते हुए वे फिर से मेहनत में जुट गए। पिस्टन रिंग निर्माण की तकनीक सीखने के लिए 2 साल तक वे जापान के विभिन्न महाविद्यालयों और स्टील मेकिंग कंपनियों में भ्रमण करते रहे। 2 साल उपरांत वे उस स्थिति में आ सके जब उनके द्वारा निर्मित पिस्टन रिंग टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्वालिटी टेस्ट पास कर सका। अब वे न केवल टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड बल्कि नाकाजिमा एयरक्राफ्ट कंपनी में भी पिस्टन रिंग के मास सप्लायर बन गए। उनकी कंपनी प्रगति करती गई। कंपनी की सर्वोच्च स्थिति में कंपनी में 2000 कर्मचारी कार्यरत थे। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होंडा को एक बड़ी चुनौती का सामना पड़ा। उनकी कंपनी के पुरुष कर्मचारी युद्ध में भेज दिए गए। पुरुष कर्मचारियों की कमी से कंपनी का कार्य प्रभावित होने लगा। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उनकी कंपनी के 40% शेयर टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाथ में आ गए। अपनी ही कंपनी में वे प्रेसिडेंट पद से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए। इस स्थिति से निपटने के लिए होंडा ने ऑटोमेटिक पिस्टन रिंग प्रोडक्शन मशीन का निर्माण किया। निप्पन गाक्की, वर्तमान में यामाहा के प्रेसिडेंट काइची कावाकामी के निवेदन पर उन्होंने ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन का भी निर्माण किया, जिससे 30 मिनट में 2 प्रोपेलर का निर्माण किया जा सकता था। पहले इसी कार्य में 1 सप्ताह का समय लगता था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के हवाई हमले से होंडा का हमात्सु और यामासीता स्थित प्लांट तबाह हो गया। किंतु इस विषम परिस्थिति में बुद्धिमानी का परिचय देते हुए होंडा ने अमेरिकी फाइटर शिप प्लेन द्वारा फेंके गए गैसोलीन कैन का उपयोग कर इटावा में जाकर प्लांट का पुनर्निर्माण किया और छोटे स्तर पर पिस्टन रिंग का उत्पादन कर युद्ध के दौरान अपनी कंपनी को जीवित रख पाए। लेकिन 1945 को आए भूकंप में टोक्यो सहित कई औद्योगिक नगर तबाह हो गए। सारे खेत जल चुके थे। पूरे जापान में बर्बादी का आलम थे। होंडा के प्लांट भी नष्ट हो चुके थे। उधर द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापान की हार हो गई, जिससे वहां मंदी का दौर प्रारंभ हो गया। स्थिति को भांपते हुए होंडा ने अपना रहासहा बिजनेस टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेच दिया और प्राप्त पैसों से एक अल्कोहल टैंक खरीदा, जिसे अपने घर के प्रांगण में स्थापित कर पूरे साल दोस्तों के साथ मौजमस्ती करते रहे। लेकिन अधिक समय तक वे ऐसे नहीं रह सकते थे। कई जगह कार्य खोजने की कोशिश की,
किंतु असफल रहे। विश्व युद्ध के उपरांत गैसोलीन की कमी हो जाने से उसकी राशनिंग होने लगी। कार चलाने के लिए पर्याप्त गैसोलीन उपलब्ध न होने के कारण बस तथा ट्रेन में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे जापान में आवागमन की समस्या खड़ी हो गई। अब बस तथा ट्रेन खचाखच भरी रहती, शहर में कहीं भी आना जाना एक बड़ी समस्या बन गई थी। लोग पैदल या साइकिल का उपयोग करने बाध्य हो गए। यह स्थिति देख होंडा के दिमाग में एक नया विचार कौंधा। उन्होंने युद्ध में अमेरिकी विमानों द्वारा फेंकी गई सामग्रियों में से एक छोटे इंजन को अपनी साइकिल में लगाकर मोटर बाइक बना ली। जब वे इस मोटर बाइक में शहर में निकले तो इस नई चीज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसमें फ्यूल की खपत कम थी और कम दूरी को कम कीमत तथा सीमित समय में तय करने के लिए यह एक अच्छा साधन साबित हो सकता था। फिर क्या था? लोग ऐसी मोटर बाइक की डिमांड लेकर होंडा के पास आने लगे। उस समय होंडा के समक्ष पूंजी की समस्या थी, जिसका समाधान निकालते हुए उन्होंने जापान के कई साइकिल विक्रेताओं को अपने इस व्यवसाय में पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव का पत्र लिखा। कुछ निवेशकों से प्राप्त पूंजी के दम पर 1946 में होंडा ने एक फैक्ट्री प्रारंभ की, जिसका नाम था होंडा टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां वे मोपेड की डिजाइनिंग में जुट गए। उन्होंने आर्मी रेडियो के छोटे से जनरेटर इंजन को साइकिल में लगाकर रबर हॉट वाटर बॉटल का फ्यूल टैंक की तरह उपयोग कर एक मोपेड तैयार किया और उसे चूचू नाम देकर लगभग 1500 मोपेड बेचे। 1947 में होंडा ने स्वयं का 2 स्ट्रोक इंजन डिजाइन कर मॉडले टाइप मोटर साइकिल बनाई। 1949 में उनका यह इंस्टीट्यूट होंडा मोटर कंपनी बन गया। मॉडले टाइप के उपरांत बाजार में आई अगली मोटर साइकिल ने जापान की 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज को बदल कर रख दिया। तब तक होंडा समझ चुके थे कि एक अच्छे प्रोडक्ट को एक अच्छी मार्केटिंग नीति की आवश्यकता होती है। अपनी मार्केटिंग नीति के तहत उन्होंने इस नए मॉडल को द ड्रीम टाइप डी नाम दिया। द ड्रीम टैग से वे अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते थे। उनकी नीति कारगर रही और लोगों के मध्य उनका यह मॉडल बेहद लोकप्रिय रहा। होंडा इंजीनियरिंग में तो दक्ष थे, किंतु बिजनेस व फाइनेंस में कमजोर। फलस्वरूप कंपनी के खर्चे उनके नियंत्रण के बाहर होने लगे। कंपनी नुकसान में जाने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति गिरने लगी, जिस पर लगाम लगा पाना होंडा के सामर्थ्य से बाहर हो गया। ऐसे समय में एक दिन किस्मत से स्वयं के ही प्लांट में होंडा की मुलाकात टिकोई फुजीसोवा से हुई। रुचि एक समान होने के कारण दोनों घंटों चर्चा में लीन रहे और चर्चा के अंत में दोनों ने होंडा मोटर कंपनी को संभालने व संवारने के लिए हाथ मिला लिया। फुजीसोवा ने बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली और होंडा ने रिसर्च व डेवलपमेंट की अपनी बिजनेस नीति के तहत फुजीसोवा ने होंडा को कस्टमर की सुविधा को दृष्टिगत रखकर हल्की मोटर बाइक बनाने का सुझाव दिया, जिसके उपरांत 50 सीसी और 5.5 सीसी हॉर्स पावर्स की 4 स्ट्रोक टाइप आई मोटर साइकिल को बाजार में उतारा गया। बाजार में आते ही इस बाइक ने उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो महंगी कार खरीद सकने में असमर्थ थे। इस बाइक की मांग इतनी बढ़ गई कि कंपनी को नई फैक्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाने पड़ गए। 1955 में कंपनी पब्लिक कर दी गई। पब्लिक ऑफरिंग के बाद कंपनी अपनी स्थिति मजबूत करते हुए 1956 तक जापान की मुख्य मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बन गई और साथ ही होंडा और फुजीसोवा मिलियन बन गए। 1950 के दशक के अंत में हुए कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज ने अच्छी गुणवत्ता, मजबूती और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण होंडा कंपनी को अपना लॉजिस्टिक्स पार्टनर बना लिया। अब होंडा कंपनी की बिक्री आसमान छूने लगी। जापान की शिपिंग व स्टील इंडस्ट्रीज को भी युद्ध के दौरान काफी लाभ हुआ। इस तरह देश के आर्थिक विकास में भी होंडा कंपनी ने एक अभूतपूर्व योगदान दिया।
जापान में सफल होने के उपरांत होंडा अपनी बाइक को विदेशी बाजार में ले जाना चाहते थे। उन्होंने 1959 के मार्केट में कदम रखा, जहां मोटर बाइक का बोलबाला था। कंपनी का हेड ऑफिस लॉस एंजेलिस में स्थापित किया गया, किंतु होंडा की बाइक यूएस मार्केट में खलबली नहीं मचा सकी। वहां के लोगों का मानना था कि केवल पुलिस और क्रिमिनल ही बाइक चलाते हैं। ऐसे में यूएस के ग्राहकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जाना आवश्यक था। वहां के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एक नवीन मार्केटिंग नीति अपनाते हुए वे अपनी कंपनी की बाइक हर हार्डवेयर स्टोर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर, सुपरमार्केट में प्रदर्शित करने लगे, ताकि वहां के युवाओं को आकर्षित कर सकें। उनकी यह नीति काम कर गई और जब 1958 में बनाई गई 4.5 HP क्षमता वाले 50 सीसी इंजन की सुपर बाइक यूएस में रिलॉन्च की गई, तो उसने अमेरिकी युवाओं में अपनी पैठ बना ली। हल्की और चलाने में आसान होने एक कारण यह बाइक महिलाओं में काफी लोकप्रिय हो गई। पहले साल होंडा की बिक्री 15,000 यूनिट की थी। यह यूएस में किसी भी विदेशी कंपनी की एक असाधारण सफलता थी, किंतु होंडा का लक्ष्य प्रति माह 15,000 यूनिट बिक्री का था। जब इस संबंध में उन्होंने फुजीसोवा से चर्चा की, तो फुजीसोवा ने मार्केटिंग का एक गैर परंपरागत तरीका सुझाया। होंडा ने उसे अमल में लाते हुए अपनी सुपर बाइक को ट्रकों में लदवाकर विभिन्न शहरों में घुमाया और लोगों के घरों में जाकर बाइक बेचने लगे। वितरण का यह तरीका काम कर गया और कंपनी की बिक्री बढ़ गई। एक दिन होंडा अपनी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन का दौरा कर रहे थे। तब वहां की टीम ने उनके समक्ष बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की, जिसे सुनकर होंडा का रेसिंग के प्रति उत्साह पुनः जाग जाया। बाइक रेसिंग के माध्यम से वे अपनी कंपनी द्वारा निर्मित बाइक्स की तकनीकी सीमाओं को समझना चाहते थे, जिससे वे उनमें सुधार लाकर उन्हें और उन्नत कर सकें। 1959 की बाइक रेस में होंडा की टीम ने हिस्सा लिया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को खुली चुनौती दे डाली। लेकिन प्रारंभिक वर्षों की रेसिंग प्रतियोगिताएं होंडा की टीम के लिए जीत की सौगात लेकर नहीं आई। उनकी बाइक्स के इंजन का बार बार ब्रेकडाउन होता रहा, साथ ही तकनीकी समस्याओं भी दिखाई पड़ी। लेकिन असफलताएं होंडा के लिए सीखने का जरिया थी। वे लगातार अपनी बाइकों में सुधार करते गए और अपनी टीम का हौसला कभी गिरने नहीं दिया। आखिर वह समय भी आया जब उनकी टीम 125 और 250 सीसी ग्रुप की रेस में प्रथम 5 पायदानों पर विजेता रही। इसके उपरांत अमेरिकी होंडा कंपनी एकेडमी अवार्ड और सुपर बॉल की प्रायोजक बनकर सबकी आंखों का तारा बन गई और उसकी बिक्री एक माह में ही 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। कंपनी ने अपना नया स्लोगन भी बनाया, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल इन होंडा, जिसने भी कंपनी के ग्राफ को और ऊंचा उठाया। होंडा ने ग्लोबल मार्केट में विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु उनके कदम वहीं पर नहीं थमे। अब वे नई चुनौतियों के लिए तैयार थे। उन्होंने कार निर्माण के क्षेत्र में उतरने की घोषणा कर दी। उनके पास संसाधन थे, तकनीकी दक्षता और योग्यता थी। उनका यह निर्णय स्वाभाविक था। होंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सस्ती और तेज कारों का निर्माण करना चाहते थे। उस समय जापान की ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज किसी भी नई ऑटोमोबाइल निर्माण यूनिट को लाइसेंस नहीं दे रही थी, जो एक बड़ी समस्या बनकर होंडा के समक्ष खड़ी थी। होंडा ने पॉलिसी मेकर को इस बाबत मनाए जाने तक कार रेसिंग में उतरने का निर्णय लिया, ताकि तकनीकी दृष्टि से कारों में सुधार लाया जा सके। साथ ही वह स्वयं को साबित करने का सुअवसर भी था। 1964 की फार्मूला 1 कार रेसिंग का पहला वर्ष होंडा के लिए निराशाजनक रहा। उसके अगले वर्ष भी यही स्थिति रही। अनवरत हार से वे यह सोचने पर विवश हो गए कि कहीं उनकी सफलता मात्र मोटर बाइक तक ही सीमित तो नहीं, किंतु उन्होंने मोटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना जारी रखा। अनवरत प्रयास का परिणाम ये हुआ
कि 1967 की मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में उन्होंने विजय पताका लहराई। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। फार्मूला टूरिस में उनकी टीम ने 11 सीधी विजय प्राप्त की। मोटर स्पोर्ट्स के जरिए होंडा की कंपनी अपनी तकनीक विकसित कर रही थी। इस बीच किसी तरह उन्होंने जापानी मिनिस्ट्री से छोटी कारों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस की अनुमति प्राप्त कर ली, जिसके उपरांत वे रिसर्च और डिजाइन में लग गए। अपने यूरोपियन दौरे में वे फिएट कार से बेहद प्रभावित हुए। यह कार आकार में छोटी थी, जिस कारण ट्रैफिक में सरलता से हैंडल की जा सकती थी और यह पार्किंग में भी कम स्थान घेरती थी। साथ ही फ्यूल एफिशिएंट भी थी। इससे प्रेरणा प्राप्त कर होंडा ने होंडा सिविक का निर्माण किया। अमेरिकी पर्यावरण नियमों पर खरा उतरने के उपरांत इस कार की बिक्री इतनी तीव्रता से बढ़ी कि यह शीघ्र ही अमेरिका की नंबर 1 कार बन गई। 1973 में होंडा कंपनी ने ओहियो के मारिसविले में अपना प्लांट स्थापित किया, जिसके उपरांत एक से बढ़कर एक कारों के मॉडल लॉन्च किए गए, जैसे एक्यूरा, इंटेरा और द लीजेंड। होंडा की पहली सुपर कार एक्यूरा NSX थी। अपनी कंपनी की 25वीं वर्षगांठ पर होंडा और फजिसावा दोनों रिटायर हो गए और कंपनी की कमान युवा पीढ़ी के हाथों में सौंप दी। होंडा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। उनकी मृत्यु 5 अगस्त 1991 को लीवर कैंसर से हुई, किंतु अपने पीछे वे अपने विचार, जीवन मूल्य और आत्मा होंडा मोटर कंपनी के नाम छोड़ गए। आज होंडा कंपनी न केवल तेज कारों और मोटर बाइक्स का निर्माण कर रही है, बल्कि रोबोटिक्स, एविएशन, मल्टी यूटिलिटी इंजन और रेसिंग मशीन के निर्माण में भी संलग्न है। कंपनी के नए युवा इंजीनियर्स, रिसर्चर्स तथा मैनेजर्स आज भी होंडा के विजन का अनुसरण करते हैं। कंपनी का पावर वाक्य पावर्स ऑफ ड्रीम आज भी होंडा के सपनों को परिभाषित करता है।